अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि किसी कर्व का टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। अगर हमको मान लो कि कोई कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये भी ध्यान रखें कि ये जो एफ ऑफ एक्स है एक कंटिन्यूअस कर्व हो, ब्रेक नहीं हो। इस कंटिन्यूअस कर्व लाइक कह सकते हो कि मान लो ये एक कर्व है। अब इसके एक पार्टिकुलर पॉइंट x1 y1 पे हमको स्लोप निकालना हो और इसका बस नाम दिया हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3x, या y इज इक्वल टू हो सकता है sin x, या y इज इक्वल टू हो सकता है ln x। मतलब कोई x में फंक्शन दिया हुआ होगा। तो उस समय अगर हमको चाहिए इस पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन, तो आप क्या करोगे कि पहले एफ डेस एक्स निकालोगे, मतलब कि dy बाई डी एक्स निकाल लो फंक्शन का, वो एफ डेस एक्स आएगा। और ये फंक्शन का dy बाई डी एक्स का मतलब कि इस फंक्शन का हर एक जगह का यह dy बाई डी एक्स है। तो अगर आपको एक पार्टिकुलर पॉइंट x1 y1 पे स्लोप चाहिए, है ना, और इसका स्लोप अगर आप m मान रहे हो तो m इज इक्वल टू लिख सकते हो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1। मतलब कि f डेस x एट x इज इक्वल टू x1, मतलब कि f डेस x1, ये आपका स्लोप हो गया। ठीक है। अब लगे हाथ अगर हम ये समझ गए कि किसी भी कर्व का स्लोप का मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो और x1 और y1 की ज़रूरत पड़े तो उसको पुट कर दो, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप दे देता है ना। और यदि हमको इसी पॉइंट पे हमको नॉर्मल का अगर स्लोप चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि ये कर्व है हमारा, है ना, ये कर्व है हमारा। इस कर्व पे पहले x1 y1 पे आप टेंजेंट खींचो, और जब टेंजेंट खींच लो ना उसके बाद उस टेंजेंट पे उसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे आप 90 डिग्री का एंगल बना दो। तो वो जो स्लोप होगा, अगर हमको मान लो इसका स्लोप अब हमको मालूम है m है और m2 मान लो हमको चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम m2 को डायरेक्ट क्या लिख देंगे, m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई m, क्योंकि अभी पढ़े हैं कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो निश्चित रूप से m2 का वैल्यू -1 बाई m होगा। जस्ट अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, तभी तो m इंटू इसका स्लोप m है, इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो निश्चित रूप से m2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा -1 और m का वैल्यू है dy बाई डी एक्स, तो -1 बाई लिख सकते हैं -1 बाई dy बाई डी एक्स, जो कि वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ dx बाई डी वाई एट x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1। जो भी आ जाए वो हमारा उस पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका किसी भी कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकालना कैसे निकाला जाता है, और किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट के नॉर्मल का टेंजेंट कैसे निकाला जाता है, नॉर्मल का स्लोप कैसे निकाला जाता है। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए भी पहले आपको dy बाई डी एक्स निकालना होगा और उसका स्लोप आप निकाल लो। फिर उसके नॉर्मल का स्लोप के लिए क्या करो कि टेंजेंट का स्लोप का रेसिप्रोकल लेके माइनस लगा दो, ये आपका हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लो कि हमको पूछे कि इस टेंजेंट को मान लो हम t बोल रहे हैं और नॉर्मल को हम n बोल रहे हैं, तो पूछेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। कोई दिक्कत नहीं है, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है और किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको उस टेंजेंट का अगर स्लोप पता हो और अगर एक पार्टिकुलर पॉइंट मालूम हो, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन का पॉइंट एक मालूम है x1 y1 और अगर स्लोप पता है तो उसका इक्वेशन हम तुरंत क्या लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से y माइनस वाई वन इज इक्वल टू
m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम का वैल्यू आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1, और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस x1, क्योंकि m का वैल्यू तो यही आया हुआ है dy बाई डी एक्स एट x1। या फिर इसी को आप और एक तरीका से लिखना चाहो तो dy बाई डी एक्स को आप लिख सकते हो एफ डेस x1 एट x इंटू एक्स माइनस x1, ये ब्रैकेट में रहेगा। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, याद रहेगा आपको। अब आ जाता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करना होगा आपको कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम करके x माइनस x1 लिखना होगा, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप अब m2 जो हो गया होगा वो माइनस वन बाई एम हुआ होगा। तो आप तो ये समझ ही गए, यानी कि इस समय आपको नॉर्मल का जो इक्वेशन आ रहा है इस समय वो क्या लिखेंगे हम लोग, उल्टा करके। मतलब कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स माइनस x1। ये हो गया आपका नॉर्मल का इक्वेशन, याद रहेगा। और ये हो गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। चलिए, ये दो बात अगर याद हो गया आपको तो अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 का सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ और भी थ्योरी आरडी शर्मा में बचा हुआ है जो करा देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का तो बस इतना ही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स हमको बस कर्व दिया रहेगा और बोलेगा कि 2,4 पे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, तो सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके x1 y1 पे स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप पता, पॉइंट पता, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1 से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमको x1 y1 पे ही निकालना है, तो बस स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस वन बाई एम करके पता कर लेंगे। तो एक पॉइंट पता, और फिर हमको ये भी पता है कि x1 y1 पे ही हमको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो फिर पॉइंट पता और उस स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल का स्लोप पता है, तो y माइनस वाई वन इजकल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1 कर लेंगे। बस यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ स्लोप जो होगा वो माइनस वन बाई एम करके रखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला थ्योरी भी कवर कर ही लेते हैं, उसके बाद एक ही साथ हम लोग एनसीईआरटी का जितने भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हैं वो करेंगे और फिर बुक के क्वेश्चंस में बाद में जाएंगे, है ना, क्योंकि हम पहले थ्योरी कंप्लीट करना चाहते हैं हर एक्सरसाइज का। चलिए इसको प्रिंट आउट कर लीजिए आप। अब आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, एक पहला पॉइंट और एंगल बिटवीन टू कर्व्स। इसमें आता है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। इसका मतलब क्या होता है पहले समझना है। जैसे कि मान लो कि एक y इज इक्वल टू हमको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया है इस तरह से, और एक y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का कर्व दिया है। कहने का मतलब बस इतना है कि मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये दिया है, और ये मान लो हमको y इज इक्वल टू जी एक्स का नाम कुछ दूसरा रख लो 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 7, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, कुछ भी रख लो। तो ये दोनों कर्व यदि इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों कर्व के बीच एंगल कितना बन रहा है ये फाइंड आउट करना है। तो इसका मैथमेटिकली मतलब समझो, है ना। पहले थ्योरी समझो कि एंगल बिटवीन टू कर्व से मतलब क्या है। एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, angle between their corresponding tangents। मतलब कि अगर मान लीजिए एंगल बिटवीन कर्व्स एट, यहाँ पे लिख लेना एट x1 y1 अगर आपको चाहिए यहाँ पे, तो आपको क्या करना होगा कि x1 y1 पे y बराबर एफ एक्स के तरफ से भी एक टेंजेंट खींचना होगा। तो इस पे टेंजेंट खींचोगे तो ये मान लो ये होगा, है ना, इस पॉइंट पे। और फिर y बराबर जी एक्स पे भी आपको टेंजेंट खींचना होगा इसी पॉइंट पे, और इनके बीच में जो एंगल होगा ना, ये y इज इक्वल टू आपको पता होना चाहिए कि ये y इज इक्वल टू जी एक्स है।
कुछ इस तरह से कर देते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। ये y इज इक्वल टू क्या है आपका, gx है, ठीक है। तो ये जो एंगल बना ना दोनों टेंजेंट के बीच में, एक दो देख रहे हो कि ये एक है टेंजेंट और एक ये है, तो ये एक एंगल बना और ये एक एंगल बना। तो इनके एंगल्स जो होते हैं ना कर्व के बीच का, वो इनके टेंजेंट्स के बीच के एंगल के बराबर होता है। तो कोई दी नहीं है करना है, कोई टेंशन ही नहीं है। हमको क्या करना होगा कि हमको fx को डिफ्रेंशिएट करके dy बाई dx मतलब कि f डैश x एट x1 y1 निकालना होगा, और जो कि आप कह सकते हो कि m1 आएगा, है ना, जो कि कह सकते हो आप m1 आएगा यहाँ का स्लोप, इस लाइन का। फिर इस लाइन का जो स्लोप है वो gx के तरफ से दिख रहा है स्लोप है, तो आप gx को डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब dy बाई dx किसको कर दो आप x1 y1 पे, तो वो कर दो g डैश x, मतलब यहाँ y gx वाला है, तो g डैश x एट x1 y1, तो ये मान लो आपका m2 है। तो बस अब दोनों कर्व का स्लोप तो निकाल लिए ना, पहला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो और x1 y1 उसमें डाल दो, तो f डैश x आ जाएगा एट x1 y1। फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दो dy बाई dx और वहाँ पे x1 y1 डाल दो, तो g डैश x आ जाएगा, मतलब दूसरी लाइन का स्लोप। अब दो लाइन का स्लोप पता हो गया तो टेन थीटा तो हम जानते हैं ना भाई। हाँ, एंगल बिटवीन टू कर्व्स कहा जाए तो हमेशा समझना कि एक्यूट एंगल की बात हो रही है, तो आपको मॉड लगाना पड़ेगा। तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ये हो गया। अब देखो एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल भी बोल सकते हैं हम लोग, ये भी याद रखना कि एंगल बिटवीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज इक्वल टू सेम हो जाता है एंगल बिटवीन नॉर्मल, एंगल बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल। कैसे, तो उसको हम समझाने का कोशिश करते हैं कैसे। जैसे मान लो ये एक टेंजेंट का इक्वेशन था और ये दूसरे, मतलब ये स्लोप m1 था और ये m2 था, वो बात की बात है। ये मान लो टेंजेंट, पहला टेंजेंट का स्लोप था, ये दूसरा t2 का स्लोप था। अब ज़रा सोचो कि अगर t1 पे तुम नॉर्मल डालोगे तो ये नॉर्मल हुआ मान लो t1 पे, ठीक है, ये t1 पे नॉर्मल हुआ। अब ये तो बात क्लियर है कि ये t1 पे 90 डिग्री बना रहा है। अब तुम जो t2 पे नॉर्मल बनाओ, तो t2 ये है तुम्हारा, इस पे नॉर्मल तुम्हारा ये होगा। तो अब ज़रा सोचो कि ये जो नॉर्मल बनाए हुए हैं अभी हम, उनके बीच का एंगल कौन होगा, ये। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये हमारा t2 है तो ये n2 है, और ये अगर t1 है तो ये हमारा n1 है, तो ये एंगल को अगर हम थीटा ही ला दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो वो ला सकते हैं हम, कैसे, कैसे ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। एक बात बताओ हमें कि अगर हम इसको मान लो अल्फ़ा 1 मान रहे हैं, इसको अल्फ़ा 2 मान रहे हैं, इसको तो थीटा माने ही हुए हैं, और इसको अगर हम अल्फ़ा 3 मान रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस थीटा और प्लस अल्फ़ा 3 कितना होगा 180 डिग्री। अब ज़रा सोचो कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 का वैल्यू तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये तो बात क्लियर है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा और प्लस अल्फ़ा 3 का वैल्यू आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फ़ा 3 जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ये तो क्लियर हो गया, है ना। थीटा और अल्फ़ा 3 वैसे भी 90 डिग्री दिख ही रहा था, वैसे ये 90 डिग्री है। हमको किसी तरह से ये एंगल को प्रूफ करना है कि वो थीटा ही होगा। तो कैसे करेंगे, सोचिए ज़रा कैसे करेंगे, है ना। अब देखिए ज़रा, अगर ये अल्फ़ा 3 है तो ये भी अल्फ़ा 3 ही होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, ऐसे। तो आप ये भी बोल सकते हो कि थीटा प्लस अल्फ़ा 3 90 डिग्री आ चुका है, और यहाँ से आप कह सकते हो कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 भी हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये n2 है और ये जो लाइन है
वो आपका T2 है। तो T2 पे N2 तो नॉर्मल ही था ना, तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 3 का भी वैल्यू 90 डिग्री। दोनों अगर 90 डिग्री है तो दोनों का LHS भी बराबर होगा, क्योंकि RHS बराबर है। तो आप थीटा प्लस अल्फ़ा 3 को बराबर कर सकते हो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 के। अल्फ़ा 3 कट जाएगा, थीटा बन जाएगा अल्फ़ा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा 1 जो एंगल था वो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल्स के बीच में था, और जबकि थीटा जो एंगल था उनके कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट के बीच में था। ये एक्चुअली T2 था, ये T1 था। तो ये T1 और T2 के बीच का एंगल है, जबकि N1 क्या है, ये आपका N1 था नॉर्मल 1 T1 पे, और ये N2 क्या था T2 पे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया तो कभी कभी क्वेश्चन बनाते समय क्या होता है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स पूछता है, और हमको नॉर्मल का उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन दिया रहता है। तो नॉर्मल का अगर हमको इक्वेशन दिया है तो हम मान लो हमको क्या हुआ होगा, मान लो एक इक्वेशन नॉर्मल का 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 है। फिर दूसरे नॉर्मल का स्लोप 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 है। तो एंगल बिटवीन कर्व्स पूछ रहा है, मतलब एंगल बिटवीन टेंजेंट्स पूछ रहा है। और ये बात अगर हम पहले से जानते हैं कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, तो आसान हो गया क्वेश्चन ना। डायरेक्ट हम इन्हीं के बीच का एंगल निकाल देंगे। और ध्यान रहे कि हमेशा जब तक नहीं पूछा जाए तब तक आप एक्यूट एंगल ही निकालोगे, तो हमेशा वो tan थीटा पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से ये समझ गए हम लोग कि एंगल बिटवीन कर्व्स कैसे निकाला जाता है। अब एक वर्ड आता है ऑर्थोगोनल कर्व। इसका मतलब क्या होता है ज़रा समझिएगा, है ना। इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिए। अब देखो एंगल बिटवीन ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन या फिर ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। दो कर्व्स यदि आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि ये कर्व हुआ और ये दूसरा कर्व हुआ, तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का मतलब क्या, पहले पे अगर हम टेंजेंट खींचे, दूसरे पे अगर हम टेंजेंट खींचे, तो इसके बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, क्योंकि दो कर्व में एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ये सॉरी यहाँ देखो, ये कर्व है और ये कर्व है, तो ये एक टेंजेंट हुआ, ये एक टेंजेंट हुआ, तो एंगल नहीं ना हुआ 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ऐसा कर्व हो गया, दो कर्व, कि उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री हो जा रहा है। तो एंगल बिटवीन कर्व्स, तो पहले एंगल बिटवीन टेंजेंट करोगे, पहले पे T1 बनाओगे, दूसरे पे T2 बनाओगे। अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो हम कहेंगे कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों एंगल जब निकाल रहे हो तो आपको तो M1 चाहिए ना इसका, और ये अगर दूसरा टेंजेंट है तो इसका M2 चाहिए। तो आप M1 इंटू M2 करके देख लो कि वो -1 तो नहीं ना आ रहा है। अगर -1 आ रहा है इसका मतलब पहला स्लोप दूसरे स्लोप पे परपेंडिकुलर था, तभी तो आएगा। तो बस क्लियर हो गया कि वन कर्व्स इज परपेंडिकुलर टू अदर, देन कर्व्स आर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन अगर अभी पूछे कि दो कर्व का इक्वेशन देख के पूछे कि दोनों ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करके dy/dx निकालिएगा, स्लोप निकालिएगा, दूसरे कर्व का स्लोप निकालिएगा, और दोनों का प्रोडक्ट करके देख लीजिएगा -1 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन है, अदरवाइज ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा थ्योरी जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। आपके NCERT का एग्जाम्पल लेंगे आप, उसके बाद RD शर्मा का भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिए।